हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। और आज का क्लास रिवीजन का क्लास है। आप सबको स्वागत है। और देखते हैं कि भारत का भूगोल का सामान्य जानकारी हम लोग पढ़े थे और आज करते हैं इसका रिवीजन। यानी कि एक मैप पे हम सारे चीज़ों को, जितने अभी तक हम पढ़ा है, सब चीज़ों को कवर करवाएंगे। और आप लोग भी ये कर सकते हैं, एक मैप बनाइए और उस पर सारे चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में बात किए थे कि भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में कहाँ पे स्थित है। तो इसका स्थिति का बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में होगा। उत्तर पूर्व भारत का स्थिति पूरे ग्लोब पे उत्तर पूर्व में है। उसके बाद देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे उत्तर पूर्व बोले हैं, यानी कि भारत का भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूरी तरह से अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरिक दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगर मुख्य भूमि का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर देशांतरी की बात करें तो 68 7 से 97 25, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसका बात करें मुख्य भूमि, अगर द्वीपों सहित का बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट केप कोमोरिन, कन्याकुमारी है। अगर द्वीपों सहित बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, जो पीओके में, लद्दाख में स्थित है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। ये सब हम बता दिए, आज रिवीजन चल रहा है। उसके बाद सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है, किविथु है, किसी को बोलते हैं बालांगू बोलते हैं। सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है, गुजरात में ग्वारमोथा है। तो ये चीज हो गया। अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर लंबाई की बात करें, यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट से सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो 3214 किलोमीटर हम बताए थे। इसको ऐसे याद करें, 3214। अगर पूर्व से पश्चिम के बीच का बात करें तो 2933 पूरा पश्चिम। अगर देशांतरीय विस्तार का बात करें तो लगभग 30 डिग्री का विस्तार है। और 30 डिग्री यानी कि 2 घंटे का अंतर है। यानी कि सबसे पूर्वी पॉइंट सबसे पश्चिमी पॉइंट के बीच का समय का अंतराल कितना है, 2 घंटे। अगर क्षेत्रफल की, पूरे ओवरऑल भारत के क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूरे विश्व का स्थलीय भाग का बात करें तो 2.4% में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व में 7वां स्थान है भारत का। पहला किसका है, पहला यहाँ पे सबसे उत्तर में क्या है रसिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तब इंडिया है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पहला चाइना का है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7वां हो गया, यानी कि क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, 2.4% पे। अगर जनसंख्या की बात करें तो दूसरा स्थान है, यानी कि लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि दोनों के बीच 321 किलोमीटर का सबसे उत्तरी पॉइंट दक्षिणी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 3214। अगर दोनों के बीच का अंतर बोलेंगे 281 किलोमीटर हो जाएगा। ये दोनों के बीच का, यानी कि उत्तर दक्षिण के बीच का डिस्टेंस और पूर्व पश्चिम के बीच का डिस्टेंस का अंतर अगर बोलेंगे 281 किलोमीटर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा के बारे में, उसके बाद जलीय सीमा के बारे में देखेंगे। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत का स्थलीय सीमा गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। लगभग 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सा राज्य, यानी कि इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से भारत का लंबाई 23 किलोमीटर है। और कौन कौन सा राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और 2 केंद्रशासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगर चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर सीमा रेखा है लंबाई। और भारत पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन है रेखा, और उसके साथ साथ विवाद का बात करें तो सरक्रिक विवाद हो जाएगा। और इसके बाद चीन के बारे में बात करें मैकमोहन रेखा हो जाएगा। इसका शिमला समझौता के तहत 1914 में इसका हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि चीन के साथ कौन कौन सा राज्य है, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चीन के साथ, यानी कि 4 गो राज्य हो गया, एवं केंद्रशासित प्रदेश हो गया है। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में।
तो अफगानिस्तान के बाद जो है डुरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ऐसे अब तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया डुरंड लाइन, जिसका निर्माण 1896 में हुआ था और ये पीओके में पड़ता है। तो अब बात करते हैं इसके चीन के बीच। तो चीन के बारे में हम बात कर लिए हैं। अगर विवाद का बात करते हैं तो डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में देखते हैं तो नेपाल के 1751 किलोमीटर इसका निर्धारण हुआ था। कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है भारत और नेपाल के बीच, सॉरी, लेकिन इसके बीच विवाद का कारण है लिपुलेख और काला पानी। लिपुलेख काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन कौन सा स्टेट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भूटान के बारे में। यहाँ पे भूटान है, भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ साथ चीन हो गया, सॉरी, भूटान का सीमा भारत के किस राज्य से लगता है, तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया है भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला। और 699 किलोमीटर सीमा का निर्धारण है। और म्यांमार की बात करते हैं, इधर म्यांमार पड़ता है। म्यांमार का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, 4 राज्य सीमा साझा करता है और इसका लंबाई है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें, सबसे अधिक लंबाई बांग्लादेश के साथ लगता है। उसका इसके बीच भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ भी बोलते हैं और जीरो लाइन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है, असम का सीमा लगता है, मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मिजोरम का लगता है। और इसी के साथ देखते हैं ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसका सीमा 2 से अधिक देशों के साथ लगता है, तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में चाइना के साथ, पूर्व में म्यांमार के साथ और पश्चिम में भूटान के साथ लगता है। वहीं पे सिक्किम में देखते हैं, सिक्किम को देखते हैं तो उत्तर में चीन के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और पूर्व में भूटान के साथ। वहीं पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है और बांग्लादेश के साथ लगता है। यानी कि 3 वो ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 अलग अलग देशों से लगती है। और एक यहाँ पे लद्दाख है जिसकी सीमा चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि 7 सिस्टर में सिक्किम को छोड़ के बाकी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये है 7 सिस्टर। और याद रखिएगा 7 सिस्टर में सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आता है, बाकी सब आता है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मिजोरम से पार करती है। और सबसे कम लंबाई राजस्थान में, सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। उसको देखते हैं मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं, यानी कि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा ईस्ट है, पूर्वी है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से दोनों रेखा गुजरती है। यानी कि बोलेगा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो एक साथ मतलब किन किन राज्यों से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करती है, तो छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद देखते हैं कि ग्रीनविच से भारतीय समय रेखा कितना आगे है, तो हम ये बता दिए थे, कैलकुलेट करके बताए थे कि 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तटीय रेखा के बारे में, तटीय सीमा के बारे में देखते हैं। तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं तो भारत का तटीय सीमा गुजरात से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल तक जाता है, जिसमें कुल 9 राज्य शामिल हैं, जिसकी तट समुद्री सीमा से लगता है। इसमें गुजरात सबसे लंबा गुजरात का हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र का हो गया, उसके बाद गोवा का। सॉरी, लंबाई का क्रम नहीं देख रहे हैं हम कैसे कैसे राज्यों का क्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। अगर लंबाई के क्रम की बात करें तो गुजरात का सबसे अधिक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का सबसे उसके बाद होगा, उसके बाद तमिलनाडु का होगा, सबसे छोटा गोवा का होगा। उसके बाद एक चीज इसमें देखते हैं और कि कौन कौन सा राज्य है। राज्यों में अगर बात करते हैं तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसका सर्वाधिक सीमा
अपने आसपास के राज्यों से लगती है, जिसमें से 8 राज्य शामिल है। कौन कौन से राज्य शामिल है? उत्तराखंड है। अगर मैप क्लियर रहेगा तो आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आप सब चीज बता सकते हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश सबसे कम हिमाचल प्रदेश लगता है, हम लिखाया भी है, हिमाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद हरियाणा से लगता है, फिर राजस्थान से लगता है, फिर एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। ये 8 राज्य हो गया। और एक केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी सीमा यूपी से टच करती है, क्योंकि दिल्ली यूपी और हरियाणा के सीमा पे स्थित है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 2 राज्य शामिल है, 3 राज्य शामिल है। एक हरियाणा हो गया, यूपी हो गया और राजस्थान का सीमा दिल्ली से टच नहीं करता, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में इसके 2 जिला अलवर और भरतपुर शामिल है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज आपको। अगर यूपी के बारे में बात हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही जलीय सीमा साझा करता है। उसमें हरियाणा हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। यानी कि 5 राज्य ऐसा है जिसकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साझा करता है और ना ही जलीय सीमा साझा करता है। उसमें हो जाएगा हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यों के बारे में अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हो गया है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा हो गया क्षेत्रफल में। जनसंख्या में बात करें तो यूपी सबसे बड़ा हो गया, और सबसे कम क्या हो जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या में, सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि केंद्रशासित प्रदेश के बारे में देखते हैं तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। लद्दाख की 2 राजधानी है, एक लेह हो गया, दूसरा कारगिल हो गया। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, श्रीनगर हो गया और एक जम्मू हो गया। उसी तरह हम लोग देखते हैं राज्यों में और कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानी है। हिमाचल प्रदेश हो गया, जिसकी 2 राजधानी है, हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, एक शिमला है, दूसरा है धर्मशाला। शिमला हो गया और धर्मशाला 2 राजधानी है। उसी तरह उत्तराखंड का 2 राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है, देहरादून शीतकालीन है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया। लद्दाख का लेह हो गया, कारगिल हो गया। आप ये चीज याद रखिए। महाराष्ट्र का भी 2 गो है, एक मुंबई है, दूसरा नागपुर है महाराष्ट्र का। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जलीय पड़ोसी देश देखते हैं। अच्छा, भारत का मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा स्थलीय भी और जलीय भी है? तो इसे 2 राज्य हो जाएगा। गुजरात जो स्थलीय सीमा भी साझा करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, और इसके पास जलीय सीमा भी है। गुजरात और पश्चिम बंगाल के पास भी स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। 2 ऐसे राज्य हैं जिसके पास स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी दोनों है। उसके बाद देखते हैं कि केंद्रशासित प्रदेश यानी कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली एनसीआर के बारे में हम बता ही दिए। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन होगा? दिल्ली होगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा, जो यहाँ पे है। उसके बाद देखते हैं कि हरियाणा हो जाएगा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा का राजधानी भी है। इसके बाद देखते हैं कि पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। आंध्र प्रदेश में जो है उसको बोलते हैं यनम, और केरल में जो है उसको बोलते हैं माहे, और कराईकल और पुदुचेरी में ये आता है। यानी कि 3 राज्यों में फैला हुआ एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है पुदुचेरी। उसको देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसमें बस बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप। इसकी राजधानी लक्षद्वीप का राजधानी कवारत्ती है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का पड़ोसी देश जो भी है, यहाँ पे मालदीव है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा सीमा साझा करता है, कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच भी कर सकते हैं, लक्षद्वीप के भी कर सकते हैं, भारत के बीच भी कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब भारत और श्रीलंका के बीच जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, पाक की खाड़ी बोलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच। उसके बाद अंडमान निकोबार जो अलग होता है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अंडमान और निकोबार के बीच का 10 डिग्री चैनल है। उसी तरह यहाँ पे इंडोनेशिया पड़ता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ग्रैंड चैनल है, ग्रैंड या ग्रेट चैनल भी बोल सकते हैं उसको। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम कुछ चीजें और हैं
जो बताते हैं आप लोग को। तो ये चीज रिवीजन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में और पहाड़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, ज्योग्राफी को मैप के थ्रू पढ़िए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम सबके लिए, आपके लिए भी। अगर जलीय क्षेत्र का बात करें तो भारत का जलीय क्षेत्र का बात करें तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से, आधार रेखा किसको बोलते हैं? जो कटी छटी जो तट रेखा है उसको एक सीधी लाइन से अगर मिलाते हैं तो उस लाइन को बोलते हैं आधार रेखा। उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा क्षेत्र बोलते हैं। समुद्र का बात कर रहे हैं, जलीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं। उसके बाद आधार रेखा से 24 समुद्री मील, नॉटिकल मील बोलते हैं, उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र सब आधार रेखा से बात हो रहा है। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि प्रादेशिक बोलते हैं 12 समुद्री मील को बोलते हैं, आधार रेखा से 12 समुद्री मील प्रादेशिक सीमा क्षेत्र बोलते हैं। और आधार रेखा से 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये रिवीजन क्लास में के लिए सब चीज को कवर करवा दिया गया है। अगर इसमें से ऐसा कोई भी चीज जो ऐसा छूटा हो तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर कुछ लग रहा होगा तो जो भी हमने वीडियो पढ़ा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।